नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के लिए सन 2020 लेटेस्ट के लिए हम आपको फास्ट रिवीजन करा रहे हैं, जिसके अंतर्गत वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा और जो आपका दूसरा सब्जेक्ट है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। इसका कंप्लीट कोर्स जो है हम 8 पार्ट में आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। अभी तक हम देख चुके हैं इसके पार्ट 3 और आज हम देखेंगे इसका पार्ट नंबर 4। इससे पहले वाला अगर आपने पार्ट नंबर 3 नहीं देखा है तो साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। और मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ, ये 8 पार्ट अगर आप देख लेंगे तो इसके बाहर से कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि पिछले बार जो पेपर हुए थे 2018 बैच के, उनमें भी मैंने फास्ट रिवीजन इसी प्रकार से कराया था। 7 पार्ट में आप चाहें तो देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर से उसे मैच कर सकते हैं। तो सारी चीजें, इवन वहां पर जो कैलोरी पूछी गई थी मिड डे मील में, वो तक मैंने बताई थी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का पार्ट नंबर 4। तो पार्ट नंबर 4 में सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, जो कि पार्ट नंबर 3 में हमने प्रश्न पूछा था वहां से। प्रश्न मैंने पूछा था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड से रिलेटेड कि ये आपका कब आया था। तो हम इसी टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। तो सबसे पहले बात करते हैं आंसर की कि क्या होगा। तो आप कहेंगे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आपका 1987 में जो है वो आया था। अब देखिए, इसको रटने की आवश्यकता नहीं है। मैंने अभी तक पढ़ाया आपको राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब आई थी, तो आपको मैंने बताया 1986 में आई थी। मैंने उसमें यह भी बताया था कि जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है, इसको लाने की संकल्पना इसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ली गई थी। अब 1986 में जब संकल्पना ली गई, उसी के जस्ट 1 साल बाद उसे ले भी आया गया। आप कोई प्लान बनाते हैं, अब उसको समय कितना लगता है पूरा करने में, वो आप पर डिपेंड है। इसमें 1986 में रखा गया, 1987 में लाया गया। अब ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का सन तो आपको पता चल गया 1987। इसमें ऐसा क्या खास था जो औरों से इसे अलग बनाता है? तो आप कहेंगे प्राथमिक जो विद्यालय थे, कौन से? प्राथमिक विद्यालय। इसमें आपकी जो पाठ्य सामग्री है, प्राथमिक विद्यालय में पाठ्य सामग्री, पाठ्य और सामग्री में इस प्रकार से शॉर्ट में लिख रहा हूं, पाठ्य सामग्री और साथ ही साथ जो शिक्षण सामग्री है, इसको जो है वो उपलब्ध कराना इसमें यानी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में सुनिश्चित किया गया। 1986 हम यहाँ से रब कर देते हैं, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। इसके साथ साथ ये मैंने आपको बता दिया 1986 में से लाने की संकल्पना ली गई थी, तो उसे भी आप किसी में पॉइंट के तौर पर जो है वो लिख सकते हैं। और 1992 में आपकी आई थी संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति। इसको भी मैंने आपको पढ़ाया था। तो आपको मैंने बताया था कि हर 5 साल बाद जो भी आपकी शिक्षा नीति आई उसमें समीक्षा होती है। तो 1987 के बाद 1992 में समीक्षा हुई। इसी 1992 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड से रिलेटेड भी कुछ वर्क हुए। उसमें क्या वर्क हुए? वो ये हुए कि जो उच्च प्राथमिक आपका स्तर है, जैसे अभी तक तो प्राथमिक विद्यालय की बात की गई थी, अब 1992 में जब आपका संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई, तब आप कहेंगे कि उच्च प्राथमिक स्तर तक जो है, उच्च प्राथमिक स्तर, यहां तक जो है आपका जो क्षेत्र है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का, उसे और ज्यादा विस्तारित यानी कि और बढ़ाया जाए। अभी तक प्राथमिक विद्यालय में ही सभी पाठ्य सामग्री या शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराने को लेकर बात की गई थी, परंतु बाद में उच्च प्राथमिक स्तर तक जोड़ दिया गया। और इसके साथ साथ ये तो आप नॉर्मली लिखेंगे ही लिखेंगे कि ये सारी इसमें मेन चीजें थी। बाकी तो पॉइंट आपको वही सब में रखने हैं। जैसे कि आप कह सकते हैं जो प्राथमिक शिक्षा है उसकी गुणवत्ता जो है उसमें सुधार लाना, या कह सकते हैं जो हिरास और अवरोध की समस्या थी, जिसको मैंने बताया था आपको, अपव्यय और अवरोधन की समस्या थी, उसको भी कहीं ना कहीं कम करना। और जो वातावरण एक विद्यालय का होता था पहले, वो इतना आकर्षक नहीं होता था कि बच्चे खींचे उसकी ओर, तो उसको भी कहीं ना कहीं रुचिकर बनाना। और पाठ्यक्रम में भी थोड़ा बहुत जो है ऐसी चीज़ों को शामिल करना जो कि बच्चों को इंटरेस्ट ले। मुख्यतः सारी चीजें सुधार लाने से ही संबंधित थी। अब ये प्रश्न आपका लघु में आएगा तो आप ऐसा थोड़ा नहीं है 2 लाइनें लिख के चले आएंगे, लिखना वो सारी चीजें है, पर इन पॉइंट को अवश्य आपको याद रखना है। अब अगर बात करें यहाँ पर सामग्री से रिलेटेड ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में, तो आप पॉइंट वाइज कह सकते हैं कि जैसे प्राथमिक जो या प्रत्येक जो विद्यालय उसमें कम से कम 2 आपके कमरे, बरामदा सहित वाले भवन जो है वो उपलब्ध कराने को लेकर बात की गई थी। फिर जो शिक्षक उपकरण हैं उनको लेकर बात की गई थी।
इसी प्रकार कक्षा शिक्षक जो सामग्री है उसको लेकर बात की गई थी। खेल सामग्री और खिलौने उनको लेकर बात की गई थी। जो विज्ञान किट होती है जिससे बच्चे किसी प्रकार का प्रयोग करें सीखें उनको लेकर बात की गई थी। और लघु औजार किट उनको लेकर इसमें यानी कि सारी चीज़ें शामिल करने के लिए बात की गई थी। और पुस्तकालय जो है उसके लिए पुस्तकें अधिक से हों, विद्यालय जो है उसकी घंटी चौक कूड़ादान ये सारी चीज़ें। इसी प्रकार अगर ध्वनि क्या या कह सकते हैं मनोरंजन के क्षेत्र में या संगीत के क्षेत्र में अगर बात करें तो विभिन्न प्रकार के जैसे वाद्य यंत्र होते हैं, ढोलक है, तबला है, मजीरा, हारमोनियम, इन सब की व्यवस्था, श्यामपट्ट जो है और फर्नीचर है उन सब की व्यवस्था, तो पेयजल व्यवस्था भी हो जाएगा। तो इस टाइप से आप सारी जो है यहाँ पर पॉइंट जो है वो लिख सकते हैं। उसके बाद एक पॉइंट आपको इस संशोधन के बाद भी याद रखना है। 1992 में जब संशोधन हो गया तो क्या कुछ पॉइंट थोड़े बहुत बदले। तो एक पॉइंट आपका ये था कि जो नामांकित बच्चे थे उनके आधार पर जहां आवश्यक हो उन प्राथमिक विद्यालयों में 3 अध्यापक और 3 कमरों की जो व्यवस्था है वो की जाए। और यदि बात करें थोड़ा सा सभी वर्गों को ऊपर उठाने या शिक्षा प्रदान करने के संबंध में तो आप ये भी कह सकते हैं पॉइंट कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो योजना है उसको छोड़कर बाकी सभी जो विद्यालय हैं विशेषकर अनुसूचित जाति और जनजाति के क्षेत्र में उनके विद्यालयों में सारी चीज़ें जारी रखी जाएं। ये सारी चीज़ें थी पर मेन पॉइंट आपका एक उच्च प्राथमिक स्तर वाला और ये एक 3 अध्यापक और 3 कमरों वाला ये ध्यान रखिएगा। अब दो हम सन की बात कर लेते हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं, इनको सब रफ कर देते हैं। एक सन तो आपका है दुर्गाबाई देशमुख समिति। तो जल्दी से बताइए सब लोग इसका सन क्या था, कब आई थी ये दुर्गाबाई देशमुख समिति। और दूसरा आपका हंसा मेहता समिति। बस आपको सन पता होना चाहिए क्योंकि यहाँ से अधिकतर यही पूछा जो है वो जा सकता है। तो दुर्गाबाई देशमुख समिति आपकी आई थी 1958 में और हंसा मेहता समिति आपकी आई थी 1962 में। दुर्गाबाई देशमुख समिति की अगर बात करें तो आप इसमें एक पॉइंट ये याद रख सकते हैं कि शिक्षकों हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार प्रारंभ करने को लेकर इसमें बात की गई थी। शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जो है वो प्रारंभ करने को लेकर बात की गई थी। और हंसा मेहता समिति का एक प्रसिद्ध कथन है जो हो सकता हो आपसे पूछ लिया जाए। इन्होंने कहा कि यदि नए समाज का निर्माण ठोस आधार पर करना है तो जो स्त्रियां हैं उनको वास्तविक और प्रभावपूर्ण ढंग से पुरुषों के समान अवसर देने चाहिए। तो इससे ये भी समझ में आ रहा है कि किस पर बेस्ड था, समान अधिकार को देने पर, से भी आप दोनों चीजें याद रख सकते हैं। बात करते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, तो टॉपिक है आपका पी मोस्ट। इसके अलावा वीडियो समझ में आ रहा हो, चीजें सभी समझ में आ रही हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक भी अवश्य जो है वो कर दीजिएगा। आप ही के लिए यहाँ पर सारी मेहनत की जा रही है तो एक लाइक तो आपका वीडियो पर बनता ही है। तो पी मोस्ट के बारे में जानते हैं। सबसे पहले यहाँ से आती है इसकी फुल फॉर्म। तो फुल फॉर्म इसकी होती है प्रोग्राम ऑफ मास ओरिएंटेशन फॉर स्कूल टीचर्स। यहाँ पर सारे जो लिखे हैं इसी के अकॉर्डिंग है। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ। पी से आपका होगा प्रोग्राम, ऑफ आपका साइलेंट रहेगा, फिर आपका एम से आएगा मास, ओ से आएगा ओरिएंटेशन और एस जो है इससे आएगा स्कूल। पर आपका ओरिएंटेशन और स्कूल के बीच में रहता है फॉर एस से स्कूल और टी से टीचर्स। तो प्रोग्राम ऑफ मास ओरिएंटेशन फॉर स्कूल टीचर्स। फुल फॉर्म आपको सभी की पता होना चाहिए क्योंकि प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो एक बार फुल फॉर्म आपकी काफ़ी पूछी गई थी। तो इसमें क्या ऐसा खास था उसको जानने से पहले आपको पता होना चाहिए इसका सन, यानी कि 1986 में ये आया था। या कह सकते हैं जो मेन संबंधित था वो आपका 1986 में था, परंतु प्रभावी रूप से जो आपका आया था वो 1987 में जो है वो आपका आया था। तो जो मेन सन है वो आप इस 1987 को याद रखिए। 6 के संबंध में आप क्या याद रखना है, वो आपको ये याद रखना है कि 1987 में जब ये आया था तो इसका जो मेन इसमें पॉइंट था वो ये था कि 1986 में जो आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी उसकी मूल संस्थितियों से अवगत कराना इसमें मेन पॉइंट था। दूसरा आपका पॉइंट इसमें यह था
कि जो आपका ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आया था इसी 1987 में, उसमें उपलब्ध जो सामग्री है उस पर भी कहीं ना कहीं उसका समुचित उपयोग हो, उस पर भी इसमें बल दिया गया था। आप यही चीज देख रहे हैं कि प्रोग्राम है ही आपका स्कूल टीचर से संबंधित। और अच्छा, ये भी आपको पता होना चाहिए जो पी मोस्ट है इसकी हिंदी में फुल फॉर्म क्या है। तो इसकी हिंदी में फुल फॉर्म होती है सेवारत अध्यापकों का विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, सेवारत अध्यापकों का विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम। हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए। तो ये हो जाएगा आपका पी मोस्ट। तो दो पॉइंट आपको मैंने बताया, बस दो याद रखिएगा। पहला पॉइंट 1986 की मूल संस्थितियों से अवगत कराना, या 1986 की जो शिक्षा नीति है उससे अवगत कराना। और दूसरा आपका क्या है, जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना में उपलब्ध सामग्री थी उसका समुचित उपयोग पर जो है वो बल देना। इसको रब करते हैं, देखते हैं आपकी नेक्स्ट आपकी कौन सी है, एसओपीटी। सबसे पहले एसओपीटी की फुल फॉर्म, तो फुल फॉर्म होती है स्पेशल ओरिएंटेशन फॉर, या ऑफ लगाएंगे आप, यहाँ पर आपका ऑफ आएगा, स्पेशल ओरिएंटेशन ऑफ प्राइमरी टीचर्स, ये इसकी फुल फॉर्म हो गई। हिंदी में क्या कहेंगे आप, प्राथमिक शिक्षकों का विशेष अनुस्थापन कार्यक्रम, प्राथमिक शिक्षकों का विशेष अनुस्थापन कार्यक्रम। और सन की बात करें तो आप क्या कहेंगे, 1993 से लेकर के 1994, ये आपका सन हो जाएगा। अब एसओपीटी में ऐसा क्या खास था, एसओपीटी में आप कह सकते हैं जो प्राथमिक स्तर के जो अध्यापक हैं उनको प्रशिक्षण देने का कार्य। अब जैसे मैं भी अध्यापक हूं, तो क्या मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ ऐसा तो है नहीं मुझे जन्मजात सारी चीजें आती हैं, मुझे भी किसी ने पढ़ाया होगा। तो जो अध्यापक हैं उनको भी तो प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। तो वही चीज इसमें थी एसओपीटी में, कि जो प्राथमिक शिक्षक हैं उनका विशेष अनुस्थापन कार्यक्रम, फुल फॉर्म मैंने बताई, तो प्राथमिक स्तर के अध्यापकों का प्रशिक्षण। तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, प्राथमिक, शॉर्ट में मैं लिखता हूँ प्राथमिक स्तर के अध्यापक, इनका जो है वो प्रशिक्षण। और ये चीजें आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, क्यों, क्योंकि इसकी फुल फॉर्म में ही वो कह ही रहा है वो कि स्पेशल ओरिएंटेशन ऑफ प्राइमरी टीचर्स। यहाँ पर देखिए क्या है, पीटी का मतलब प्राइमरी टीचर, मेन आपका प्राइमरी टीचर इसकी फुल फॉर्म से ही निकल के आ रहा है, उससे भी आप इसे याद रख सकते हैं। आया 1993 से 4 में था। और इसमें भी पी मोस्ट की तरह ऑपरेशन जो ब्लैक बोर्ड था उसके अंतर्गत जो उपलब्ध सामग्री थी उसके समुचित प्रयोग पर बल देने को लेकर बात की गई थी। ये हो गया आपका एसओपीटी, इसको भी रफ करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं आपका डीपीईपी। डीपीईपी, सबसे पहले डीपीईपी की फुल फॉर्म, ये पूछा बहुत जाता है, इंपॉर्टेंट, मैं इसलिए यहाँ पर लिख भी देता हूँ। डीपीईपी की फुल फॉर्म डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम इसकी फुल फॉर्म होती है। आया कब था, तो 1994 में जो है वो आया था। मैं थोड़ा थोड़ा लगभग 25 मिनट से लेकर के 30 मिनट तक के एक वीडियो में, एक पार्ट में देख रहा हूं, ताकि आप क्या करें, डेली का डेली उतना याद कर लें। देखिए सन इतनी आसानी से नहीं याद होते हैं, बार बार आप कान में लीड लगा लीजिए, घूमते टहलते बार बार सुनिए, आपको याद हो जाएगा। दूसरे को बार बार सुनाइए तो आपको याद हो जाएगा। मेन चीज रिवाइज आपको करना है, इसीलिए मैं 25-30 मिनट का पार्ट लेकर चल रहा हूँ, ताकि आप क्या करें, डेली का डेली याद रख सकें। तो डीपीईपी की फुल फॉर्म डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, आया कब था, 1994 में। और ये आपका जो आया था वो एक्चुअल में जो संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 में आई थी उसी के अनुसरण पर आया था। देखिए जब आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आती है तो उसमें विभिन्न प्रकार की बातें रखी जाती हैं कि हम आगे चलकर ये करेंगे, आगे चलकर ये करेंगे। उसी के तहत आपका डीपीईपी, यानी कि इसके तहत आपका, या इसके अनुसरण के तहत आप कह सकते हैं, आपका डीपीईपी 1994 में आया। तो ये सब चीजें एक दूसरे से लिंक है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। अब इसमें आपको पॉइंट कौन से याद रखने हैं, केवल मैं गिने चुने 3-4 पॉइंट बता रहा हूँ, वो अपने एकदम दिमाग में फिट रखिएगा। बाकी अगर 20 जगह से पढ़ेंगे तो क्या होता है, खिचड़ी पक जाएगी। तो सबसे पहला पॉइंट आप याद रखेंगे, 6 से 11 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको 100% विद्यालय शिक्षा उपलब्ध कराना, यानी कि सभी को शिक्षा मिले। 6 से 11 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको 100% विद्यालय शिक्षा उपलब्ध कराना। दूसरा पॉइंट आप क्या याद रखेंगे, जो अपवंचित वर्ग के बच्चे हैं, अपवंचित वर्ग का मतलब क्या है, कई बार क्या होता है, बहुत से वर्ग हैं उनको थोड़ा सा, उनको आप क्या कहेंगे, उचित स्थान नहीं मिल पाता है, अलग अलग जगह अलग अलग स्थिति है,
तो उन्हीं अपवंचित वर्ग के बच्चे, और जरूरी नहीं स्थान की बात हो, बहुत से लोगों की आप ये भी कह सकते हैं पढ़ाई छूट जाती किसी ना कारणवश, तो उन सभी को क्या किया जाए, शिक्षित किया जाए। अपवंचित वर्ग के बच्चों को शिक्षित करना, और उसके साथ साथ जो ड्रॉप आउट है, बच्चे बीच में छोड़ देते हैं पढ़ाई, मैंने आपको बताया था, तो ड्रॉप आउट की दर को कम करना, वो भी इसमें लक्ष्य था डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम में। अब ये जो प्रक्रिया थी वो आपकी 3 चरणों में संपन्न हुई थी डीपीपी की। कौन कौन से 3 चरण, इसको रख करके लिखते हैं, 3 चरणों में संपन्न। तो जो सबसे पहला चरण था आपका, इसमें 7 राज्यों के 42 जनपद जो है, 7 राज्यों के 42 जनपद को शामिल किया गया था। दूसरे चरण में अगर बात करें तो इसमें उत्तर प्रदेश को शामिल किया गया था। ये आपको अवश्य ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश को शामिल किया गया था। कब किया गया था, तो 1997 में जो है वो किया गया था, और इसमें कुल 22 जनपद जो है उनको शामिल किया गया था। तीसरे चरण की बात करें तो इसमें कुल 32 जनपद को जो है वो शामिल किया गया था, और कब किया गया था, तो सन 2000 में जो है वो किया गया था। इतनी चीजें आपको बिल्कुल जो है वो याद रखनी है। अच्छा, थोड़ा सा जो आपका पहला वाला चरण है उसको ट्रिक से भी आप जोड़ सकते हैं। डीपीपी आप कैसे ट्रिक से जोड़ेंगे इसको भी देख लीजिए। तो डीपी में वर्ड आ रहा है डीपी 4, 2 में वर्ड आपका आ रहा है 2, 4, और जो ये 7 राज्य लिखा है इसमें वर्ड आ रहा है 7। तो आप टोटल सेंटेंस को क्या कह सकते हैं कि 2-4 लोग साथ में डीपी खिंचा लेते हैं। डीपी मतलब वही होता है ना कि व्हाट्सएप की आप जो भी प्रोफाइल पिक्चर लगाते हैं, तो 2-4 से आप याद रखेंगे, 2 को ध्यान रखिएगा, इधर लिखा है, 4 उधर लिखा है, 42 जनपद, 24 ना, इसको याद कर लीजिएगा। 2-4 तो आपका सेंटेंस बनाने के लिए, 2-4 लोग साथ में मतलब 7 राज्य, और डीपी मतलब खिंचाते रहते हैं, तो डीपीपी से तो आपको तुरंत याद आ जाएगा डीपीपी में आपका ये है। एक याद रहेगा, दूसरा आपको खुद याद आ जाएगा, क्योंकि 42 में डायरेक्ट सीधे 22 जनपद आया, फिर आपका 32 आया है, 42, 22, 32, एक याद रखेंगे तो दोनों तीनों याद रखने में आसानी होगी। उत्तर प्रदेश को शामिल किया गया था दूसरे में, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो है यशपाल समिति। यहाँ से भी बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं हर साल। वैसे कोठारी आयोग तो बहुत हर बार पूछा जाता है, जो मैंने आपको बताया था, पर यशपाल समिति भी आपसे कहीं ना कहीं प्रश्न पूछ लिया जाता है। यशपाल समिति से सबसे पहला प्रश्न कब आया, तो आप क्या कहेंगे, 1992 से 93। दूसरी चीज, इसे और किस नाम से जाना जाता है, तो आप क्या कहेंगे, राष्ट्रीय सलाहकार समिति। इसके अलावा इसमें एक मोटो या कह सकते हैं नारा भी था, जिसका नाम क्या था, शिक्षा बिना बोझ के। शिक्षा बिना बोझ के। अच्छा, ये जो समिति बनाई थी, अगर ये पूछा जाए कि किसके द्वारा बनाई गई थी, तो भारत सरकार के जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है, उसने एक राष्ट्रीय सलाहकार समिति जो है वो बनाई थी। इसी का नाम है यशपाल समिति का। और इस समिति में देश भर जो है उसके 8 शिक्षाविद जो है उनको शामिल किया गया था। अध्यक्ष की बात करें कौन थे इसके, तो प्रोफेसर यशपाल जो है इसके अध्यक्ष थे, प्रोफेसर यशपाल। अब इसका जो यहाँ पर मोटो है, शिक्षा बिना बोझ के, इससे इसको जोड़कर समझिए। इसमें क्या हुआ कि शिक्षा के, या आप कह सकते हैं समिति को इस बात पर इसमें विचार करना था कि शिक्षा के जो सभी अलग अलग स्तर हैं, लेवल हैं, चाहे वो प्राथमिक हो चाहे उच्च प्राथमिक हो, उस पर विद्यार्थियों, विशेषकर जो छोटी कक्षा के विद्यार्थी हैं, उस पर पढ़ाई के दौरान पढ़ने वाला जो बोझ है, पढ़ने वाला जो बोझ है उसको कैसे कम किया जाए, ये इसमें सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट था। यही आपको एकदम दिमाग में बैठा के रखना है। और दूसरी चीज इसी में जोड़कर आप याद रखेंगे कि साथ ही साथ शिक्षा की जो गुणवत्ता है उसमें कैसे सुधार किया जाए, वो भी इसमें जो है वो रखा गया था। प्लस मतलब बढ़ाना, इसलिए मैंने उसको शॉर्ट में प्लस जो है वो लिख दिया है।
तो जो समिति थी इसने क्या किया, देश भर में जो अलग अलग नवाचार हैं, संगठन हैं, पाठ्यक्रम बनाने वाले जो अलग अलग समिति हैं, उन सभी से बातचीत की। और इसके अलावा जो अभिभावक हैं, शिक्षक हैं, विद्यार्थी हैं, शिक्षा में जो इंटरेस्ट या शिक्षा में रुचि लेने वाले जो अन्य व्यक्ति हैं, उनसे इन्होंने विभिन्न माध्यमों से संपर्क किया इस समिति ने। और फिर क्या किया कि प्राप्त जो उनको मत हुए, विचार अलग अलग लोगों ने दिए, सुझाव दे दिए, उसके आधार पर समिति ने जुलाई 1993 में, जुलाई 1993 में, तारीख भी आप याद रख सकते हैं 15 जुलाई 1993 में, इस समिति ने क्या किया, सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी। ये थोड़ा सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं इतना डिटेल में आपको बता रहा हूँ, कहानी के तौर पर ये सारी चीजें बता रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में एकदम फिट हो जाए। तो 15 जुलाई 1993 को इस समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी, जो सारे सुझाव और उसे विचार मिले, सुझाव मिले उसके बाद। तो आपके जो यशपाल समिति ने जो सिफारिश दी थी, उस समय सरकार ने क्या किया था, जो इनकी समिति की सिफारिश थी उसको स्वीकार कर लिया था और साथ ही साथ लागू करने की इच्छा भी व्यक्त की थी। बाद में क्या हुआ था, सन 2005 में जो प्रोफेसर यशपाल थे उनकी अध्यक्षता में ही आपका राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा भी बनाने के लिए एक राष्ट्रीय संचालन समिति का गठन किया गया था। उसको आगे हम जो टॉपिक वाइज बात कर रहे हैं उसमें हम बात करेंगे। पर पता आपको होना चाहिए, जो आपका ये 2005 में बना था, इस समिति में कुल 38 सदस्य थे। इसको सारी चीजें आप करते हैं, आप बात करते हैं इसमें क्या क्या सारी चीजें आप पॉइंट वाइज लिख सकते हैं। तो पहला पॉइंट आप ये लिख सकते हैं, प्राथमिक विद्यालयों में जो पाठ्य सामग्री है उसको रखने की भी व्यवस्था हो। जैसे आप देखते हैं पुस्तकालय होते हैं, लाइब्रेरी होती है, बच्चे घर से ढोकर लिए जा रहे हैं किताबें, तो दूसरा ऑप्शन ये भी तो हो सकता है कि जो आपका विद्यालय है वहीं पर रखने की व्यवस्था हो। तो आप ये कह सकते हैं पुस्तकालय को घर ना ले जाया जाए, पाठ्य पुस्तक जो है उनको स्कूल की संपत्ति समझा जाए, ये भी इसमें एक पॉइंट रखा गया था। एक पॉइंट आप ये कह सकते हैं कि किसी भी प्रकार का गृह कार्य ना दिया जाए ताकि बच्चों पर थोड़ा बोझ कम हो सके, ये भी इसमें सुझाव दिया गया था। और इलेक्ट्रॉनिक प्रचार माध्यम उपयोग किया जाए, ये भी इसमें बताया गया था। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका वो था औसत वजन, बस्ते का जो औसत वजन है उसको यहाँ पर बताया गया था कि 4 किलो आपका लगभग होना चाहिए, इससे ज़्यादा जो है वो नहीं होना चाहिए। देखते हैं आप अभी भी वर्तमान में देखते हैं जो थोड़े से स्कूल हैं इस प्रकार के नामी गिरामी, उसमें बच्चे इतना भारी भारी बोझा जो है वो बैग पर या पीठ पर जो है वो लादे लिए जा रहे होते हैं, जो उनकी क्षमता से बहुत ज़्यादा है। तो उसी को मेन फोकस कम करने को लेकर इसमें किया गया था। पर एक पॉइंट और इसमें आप याद रखिएगा कि शिक्षा दूरदर्शन नामक एक नियमित कार्यक्रम को भी चलाने को लेकर बात की गई थी। शिक्षा दूरदर्शन से क्या होगा, आप घर पर बैठ कर ही जो शिक्षा है उसके संबंध में ग्रहण कर सकेंगे, आपको ज़्यादा जो ये बोझा है आपका वो थोड़ा सा उससे भी कम होगा। तो ये सारे इसमें पॉइंट थे। टॉपिक ही हमारा खत्म हुआ, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। एन पी ई जी ई एल, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इसकी फुल फॉर्म। तो एन से आपका होता है नेशनल, पी से आपका होता है प्रोग्राम, फिर उसके बाद आएगा आपका ऑफ, ई से होता है आपका एजुकेशन, फिर आपका आएगा फॉर, जी से होता है आपका गर्ल्स, फिर यहाँ पर जो सेंटेंस को पूरा क्रिएट करने के लिए आएगा वो आपका आएगा एट, फिर ई से हो जाएगा आपका एलिमेंट्री और एल से हो जाएगा आपका लेवल। तो पूरा आपकी क्या फुल फॉर्म बनेगी, नेशनल प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन फॉर गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल। और एक पॉइंट इसमें बस आपको एकदम दिमाग में अपने रखना है, वो क्या है, वो है बालिका शिक्षा से संबंधित जो है ये था। यहाँ जी से मैंने आपको गर्ल्स बताया, उसी से ही आपको समझ में आ रहा है बालिका शिक्षा से संबंधित था। तो ये आपका बालिका शिक्षा से संबंधित था। इसमें क्या क्या पॉइंट आपको दिमाग में रखने हैं, तो पहला पॉइंट आप ये याद रखेंगे कि जो क्लस्टर विद्यालय थे उनसे उनमें जो है वो सुविधाएं जो है वो प्रदान की जाए। जैसे कि आप क्या कह सकते हैं, लकड़ी की चौकी की व्यवस्था हो, पुस्तकालय हो, निःशुल्क यूनिफॉर्म हो, बैग जो है उसका वितरण हो, उपचारात्मक शिक्षा व्यवस्था हो, पुरस्कार वाली जो सारी चीज़ें होती हैं वो भी इसमें शामिल किया जाए ताकि बच्चों को प्रोत्साहन दिया जा सके। तो ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। NPEGEL फुल फॉर्म तो आपको एकदम रटी होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी प्रश्न यहाँ से आएगा तो सबसे पहले आपको फुल फॉर्म ही लिखनी होगी
क्योंकि अगर आपने फुल फॉर्म सही लिख दी तो एग्जामिनर को ये समझ में आ जाता है कि इसको टॉपिक के बारे में पता है। तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ, इसको रफ करते हैं। बात करते हैं अपने अगले और लास्ट टॉपिक की तरफ। उसके बाद की जो चीजें हैं वो नेक्स्ट वाले पार्ट में देखेंगे। बेसिक शिक्षा परियोजना, इसको हम देखेंगे। और एक प्रश्न लास्ट में हम आपसे भी पूछेंगे, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। सभी लोग सबसे पहले इसका सन बताइए, और वीडियो को अभी तक आपने लाइक ना किया हो तो इतनी अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, इतने बेहतर तरीके से सारी चीजें आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ। हो सकता था मैं भी यहाँ पर जो चीजें आपकी किताबों में लिखी है वो यहाँ पर लेकर चला आता, आपको टिक टिक करके पढ़ा देता, उससे क्या आपको समझ में आता। मेन चीज क्या है, आपके दिमाग में चीजें होनी चाहिए, आप उसको अपने अनुसार लिख सके, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इतनी सारी अगर आपके लिए मेहनत की जा रही तो वीडियो पर एक लाइक तो आपका बनता ही है। सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा, और डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के जो भी छात्र हैं उनके साथ वीडियो को शेयर अवश्य कर दीजिएगा, ताकि अधिक से अधिक लोग जो है वो जुड़ सकें। और लाइव टाइमिंग मैं बता देता हूँ, दोपहर के 3 बजे जो है वो सेकंड सेमेस्टर की टाइमिंग, 11 बजे सुबह वाली और शाम 8 बजे वाली है, वो फोर्थ सेमेस्टर की टाइमिंग है। 3 बजे जो है आपकी लाइव टाइमिंग है, तो वीडियो को लाइव आकर भी आप जो है वो देख सकते हैं। इससे पहले के पार्ट आपने ना देखे हो इसी फर्स्ट डिवीजन के, तो जरूर देख लीजिएगा, आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। चलिए बात करते हैं बेसिक शिक्षा परियोजना की। सबसे पहले कब आया था, तो आप कहेंगे 5 अक्टूबर 1993 में प्रभावी रूप से जो है वो लागू हुआ था। प्रभावी रूप से लागू, एक्चुअल में क्या है, इसका सन कुछ अलग अलग जगह आपको अलग अलग देखने को मिलता है। तो जो आपकी SCERT में दे रखा है उसको हम यहाँ पर देख रहे हैं 5 अक्टूबर 1993। इसमें क्या पॉइंट खास था, तो सबसे पहला पॉइंट आपको इसमें ये याद रखना है कि 300 जो है उसकी आबादी, उसके साथ साथ 1.5 किलोमीटर की दूरी पर विद्यालय जो है वो होना चाहिए, उसको लेकर इसमें जो है वो बात कही गई थी। 300 की आबादी, या कह सकते हैं 1.5 किलोमीटर की दूरी पर विद्यालय। अब तथा के तौर पर इसमें दोनों में से कोई भी चीज आप कह सकते हैं, इस प्रकार से स्लैश लगा सकते हैं। लक्ष्य की बात करें, आपको पता होना चाहिए इसमें लक्ष्य क्या था, तो 2000 जो आपका सन है, सन 2000 जो है 1993 से आपका वही लगभग 7 साल बाद, तो सन 2000 तक न्यूनतम अधिगम स्तर जो है इसको बढ़ाना, एरो ऊपर की ओर मैंने बता दिया, मतलब बढ़ाना, या कह सकते हैं जो छात्र हैं उनमें दक्षताएं जो है वो विकसित करना। अब देखिए, न्यूनतम अधिगम स्तर मैंने आपको पहले बताया था कि कोई भी बच्चा है उसको मिनिमम उतनी सारी चीजें आनी चाहिए जो कि अगली क्लास में उसे जाने के लिए जो है वो एलिजिबल बनाती हैं। जैसे मैंने 33% का एग्जाम्पल लेके आपको बताया था, तो उसी न्यूनतम अधिगम स्तर को सन 2000 तक और बढ़ाने के लेकर लक्ष्य जो है इसमें रखे गए थे। और दूसरा लक्ष्य रखा गया था दक्षताएं जो है वो विकसित करने का। इसके साथ साथ बेसिक शिक्षा परियोजना के अगर आपसे अंग पूछे जाएं तो आपके क्या हो जाएंगे, संस्थागत क्षमता में वृद्धि करना, दूसरा क्या हो जाएगा, गुणवत्ता में सुधार करना, तीसरा क्या हो जाएगा, बेसिक शिक्षा तक पहुंच जो है उसको बढ़ाना। तो ये लगभग लगभग आप वही कह सकते हैं जो उसके उद्देश्य हैं, वही अंग के रूप में भी आपके लिखे हैं। तो ऐसा होता है ना कि पेपर में आपसे अंग पूछ लिया गया, अब आप सोचते हैं शायद कोई और पॉइंट हो, तो नहीं, ये वही पॉइंट है जो कि आप कह सकते हैं इसमें लक्ष्य के तौर पर रखे गए थे। बेसिक शिक्षा परियोजना जो है ये आपका हो गया। तो ये आपके टॉपिक से एक प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि कितने जनपदों में ये क्रियान्वित जो है वो की गई थी जब इसे प्रारंभ किया गया था, तो 17 जनपदों में जो है ये क्रियान्वित की गई थी। और ये जो परियोजना थी वो आपकी वर्ष 2000 में पूर्ण भी हो गई थी। और इसी में एक लक्ष्य आपका रखा गया था नामांकन से संबंधित, वो भी आपको पता होना चाहिए। वो इसमें ये था कि 6 से लेकर 11 वर्ष तक के सभी बालक और बालिकाओं का
वर्ष 2006 तक विद्यालयों में नामांकन कराना ये लक्ष्य के तौर पर रखा गया था। देखिए बहुत से लक्ष्य रखे जाते हैं, आगे पूरे हो या ना हो वो बात की बात है, पर रखे जो है वो जाते हैं। और बेसिक शिक्षा नाम ही है बेसिक शिक्षा परियोजना, तो आप वो तो कह ही सकते हैं कि प्राथमिक विद्यालय जो है उनके नामांकन में बढ़ोतरी करना, उसकी गुणवत्ता में सुधार करना, ये सारी चीजें तो आप अपने आप से लिख सकते हैं। अब इस टॉपिक का लास्ट जो पॉइंट है वो है इसके कार्य। इसको ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये पॉइंट आपको दूसरी जगह भी हेल्प जो है वो करेंगे। कार्य में आप दो आधार पर लिख सकते हैं। पहला आपका आधार होगा वो होगा प्रबंधकीय व्यवस्था, प्रबंधकीय व्यवस्था। और दूसरा आधार आपका क्या होगा? दूसरा आधार आपका होगा एकेडमिक, जिसे हम हिंदी में अकादमिक कहते हैं, व्यवस्था। अब दोनों में समझ लीजिए क्या क्या चीजें आएंगी। अगर प्रबंधकीय व्यवस्था के अंतर्गत बात करें तो बेसिक शिक्षा की जो प्रबंधकीय व्यवस्था है उसके लिए जो आपका राज्य स्तर है, इस पर राज्य परियोजना परिषद, शॉर्ट में मैं लिख देता हूं राज्य परियोजना परिषद। जनपद स्तर पर अगर बात करें तो जिला शिक्षा परियोजना समिति, जनपद स्तर पर अगर बात करें। विकास खंड स्तर पर अगर बात करें, विकास खंड स्तर पर तो आप क्या कहेंगे? बीआरसी आप जानते हैं, बी यानी कि ब्लॉक, आर यानी कि रिसोर्स और सी यानी कि सेंटर। हिंदी में क्या कहते हैं? ब्लॉक शिक्षा समिति, विकास खंड स्तर पर। और चौथा आपका होता है ग्रामीण स्तर पर, तो इसमें क्या कहेंगे आप? ग्राम शिक्षा समिति। चारों चीजें एक बार मैं रिपीट कर देता हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट है आपका। तो राज्य स्तर पर आप कहेंगे तो क्या कहेंगे? राज्य परियोजना परिषद। जनपद के स्तर पर कहेंगे जिला शिक्षा परियोजना समिति। विकास खंड पर कहेंगे ब्लॉक शिक्षा समिति या बीआरसी या ब्लॉक रिसोर्स सेंटर। और ग्रामीण स्तर पर कहेंगे ग्राम शिक्षा समिति। तो ये सभी आपके प्रबंधकीय व्यवस्था में चारों आएंगे। एकेडमिक व्यवस्था या अकादमिक व्यवस्था में अगर बात करें तो सबसे पहला आपका आता है राज्य शैक्षिक, राज्य शैक्षिक प्रबंधन तथा प्रशिक्षण संस्थान, जिसको आप क्या कहते हैं? सीमैट। ये आपका राज्य स्तर पर हो जाएगा। फिर अगर हम बात करेंगे दूसरा जनपद स्तर पर, तो आपका क्या होगा? यहाँ पर जनपद लिख देते हैं, तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, जिसे हम क्या कहते हैं? डाइट। मैं पूरा पूरा इसलिए नहीं लिख रहा हूँ, वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, क्योंकि आप ध्यान से सुन तो रहे ही हैं, आप इसको बार बार सुनिएगा, रिवाइज कीजिएगा, आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। तीसरा आपका क्या हो जाएगा? ये हो गया पहला वाला राज्य स्तर पर, दूसरा हो गया जनपद स्तर पर, तीसरा होगा विकास खंड स्तर पर। ऊपर आप देख रहे हैं ना, हमने 3-4 टाइप से देखे थे। तो विकास खंड स्तर पर अगर बात करें तो आप क्या कहेंगे? यहाँ पर भी BRC आपका होता है, BRC यानी कि ब्लॉक संसाधन केंद्र। और यहाँ पर जो चौथा होता है वो होता है आपका न्याय पंचायत स्तर पर, न्याय पंचायत स्तर। तो इसमें आपका क्या होता है? NPRC होता है, NPRC। NPRC की फुल फॉर्म होती है न्याय पंचायत, और R से आपका रिसोर्स होता है, C से सेंटर होता है। NPRC की इंग्लिश में फुल फॉर्म ये होती है, हिंदी में आप क्या कहेंगे? न्याय पंचायत संसाधन केंद्र। तो इस प्रकार से आपकी इसकी भी हो जाएगी। तो ये आपके कार्य के अंतर्गत आते हैं प्रबंधकीय व्यवस्था और एकेडमिक व्यवस्था। ये केवल केवल कार्य में आपको नहीं हेल्प करेंगे, आपको पता चलेगा इससे कि कौन से लेवल पर किसमें सारी चीजें आती हैं, किसके अंतर्गत कौन आता है, किसके अंतर्गत कौन। तो कोई इसी टाइप का प्रश्न आपसे और दूसरे तरीके से पूछा जाएगा तो भी आप जो है वो कर ले जाएंगे। अब हम क्या करते हैं, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं, तो इसी से मिलता जुलता आपका एक और परिषद होता है, उसका सन मैं यहाँ पर पूछ रहा हूँ। वो सन है आपका बेसिक शिक्षा परिषद। ये आपको बताना है। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो आपका था बेसिक शिक्षा परियोजना, ये है बेसिक शिक्षा परिषद। इसका गठन जो है वो कब हुआ था?
ये आपको बताना है। 4 मैं यहाँ पर ऑप्शन भी दे देता हूँ, चलिए आपकी सहूलियत के लिए। ए ऑप्शन है आपका 1993, बी ऑप्शन है आपका 1972, सी ऑप्शन है आपका 1986 और डी ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं। तो सभी लोग अपना उत्तर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। और इससे पहले के अगर वीडियो आपको देखने हैं, इससे पहले का आपने नहीं देखे हैं, जो कि कंप्लीट कोर्स हम ऑलरेडी करा चुके हैं, 2020 के लिए हम फिर से प्रैक्टिस आपको करा रहे हैं, तो सभी पिछले वीडियो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम पे, प्लेलिस्ट में सभी जगह मिल जाएंगे। फिर भी यदि ना मिले तो फेसबुक पर बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके आप वहाँ पर मैसेज मुझे कर सकते हैं, या इसी वीडियो के कमेंट में भी आप टाइप करके सभी वीडियो की प्लेलिस्ट जो है वो मांग सकते हैं। मैं लिंक एक साथ जो है वो प्रोवाइड करा दूंगा। तो आज के में इतना ही। इसके आगे का जो पोर्शन है हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। टाइमिंग वही हमारी दोपहर के 3 बजे सेकंड सेमेस्टर के लिए। तो आज के में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।